बारे में आज जो है वो हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो कि एंजाइम्स में होनी चाहिए या होती हैं। ठीक है, सो एक आपके पास जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, इसका नाम था विल्हेल्म कोहन। इन 1878 उसने फर्स्ट टाइम टर्म एंजाइम यूज किया था। ठीक है, तो एंजाइम हमने कहा दिस इज बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे आपके पास होती है एक प्रोटीन एंजाइम दैट प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, व्हिच आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो आपके पास किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और आपके पास अगर एंजाइम की हमारा स्ट्रक्चर देखें तो दिस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स मीन के 3D इसकी स्ट्रक्चर्स आपके पास होती हैं एंजाइम्स की। ठीक है, तो एंजाइम आपने याद रखना, दीज आर प्रोटीन इन नेचर दैट वर्क एज अ बायोकैटालिस्ट। ठीक है, हियर आर दिस कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके पास एंजाइम में होनी चाहिए। सबसे पहले है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मीन दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन आपके पास है किससे मिलके बनी हुई है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के ऑल एंजाइम जो भी होंगे वो आपके पास किससे मिलके बने होंगे, प्रोटीन से मिलके बने होंगे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके पास के एंजाइम रेट जो होता है, the enzyme reaction rates are millions of times faster as compared to those that are uncatalyzed reaction। ठीक है, कि आपके पास एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें आपके पास कोई एंजाइम नहीं है और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एंजाइम एडेड है, तो आपके पास जिसको रिएक्शन जो एंजाइम एडेड होगा दैट विल बी मिलियन ऑफ टाइम फास्टर। ठीक है, वो आपके पास मिलियन ऑफ टाइम फास्टर होगा एज कंपेयर टू दोज व्हिच इज अनकैटालाइज्ड। ठीक है, जो आपके पास क्या होगा, जिसमें एंजाइम एडेड नहीं होगा। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक चीज और आपने याद रखनी है कि एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस, कि आपके पास एंजाइम जो है वो बेसिकली रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं, बल्कि दे जस्ट कैटालाइज द रिएक्शन, दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, वो उसका हिस्सा नहीं बनते, जस्ट स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और देन वो अपना काम जो है वो फिनिश कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू फॉर एवरी रिएक्शन। ठीक है, कि हर रिएक्शन के लिए एंड इवन हर सबस्ट्रेट के लिए भी आपके पास एंजाइम स्पेसिफिक होता है। आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन है उसमें आपके पास एक एंजाइम है वो सारे रिएक्शन में जाकर फंक्शन करे, नो, या एक सबस्ट्रेट है उस पे आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट है और एक ही रिएक्शन जाके उस पे नहीं एक एंजाइम जाके सारों पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके वो करेगा, ऐसा नहीं है। एवरी रिएक्शन एंड एवरी सबस्ट्रेट के लिए आपके पास एंजाइम क्या होगा, वो स्पेसिफिक होगा हर रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, एक अलग अलग आपके पास एंजाइम होगा। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एंजाइम जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट जिसके ऊपर वो बाइंड करके फंक्शन करेगा। ठीक है, ये भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की। उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके पास एंजाइम दैट जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व नहीं होता इन कैटालिसिस, ओनली अ पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। हमारे पास एक छोटी सी साइड आपके पास एंजाइम की दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, जो कैटालिसिस रिएक्शन होता है, एंड वो एक्टिव साइट को हम कहते हैं दैट इज एक्टिव साइट। उसको उस साइट को क्या कहते हैं, दैट इज एक्टिव साइट। ठीक है, ये एक्टिव साइट बेसिकली आपके पास सबस्ट्रेट के साथ रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को एंड देन बाइंड करके आपके पास रिएक्शन परफॉर्म करती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एंजाइम पूरा का पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि आपके पास एक छोटा सा रीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, उस रीजन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम की एक्टिविटी को आप एनहांस भी कर सकते हैं, डायमेंशन मीन इनहिबिट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल नीड ये होता है। ठीक है, अब एंजाइम एक्टिविटी को कैसे इनहिबिट या आपके पास किया जाता है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं या कम कर देते हैं, उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। एंड ऐसे एंजाइम जो आपके पास एंजाइम जो है वो रिएक्शन की एक्टिविटी या ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एंजाइम की जो एंजाइम प्रोडक्शन है
उसको आप एनहांस भी कर सकते हैं या इनहिबिट भी कर सकते हैं थ्रू इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। इसके बाद आपके पास है कि कुछ एंजाइम जो है उनको नीड होता है एक एडिशनल फैक्टर काम करने के लिए, एक हेल्प रिक्वायर्ड होती है। वो जो एडिशनल फैक्टर होता है वो आपके पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर्स, उनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। कुछ एंजाइम को हमने कहा कि एक एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है फंक्शनिंग के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, आपके पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर जब आपके पास इधर इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक भी हो सकता है, लाइक आपका बेटालाइन है which is an inorganic molecule, and जैसे फ्लेवन है, हीम ग्रुप है which is an organic group, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम को जो एडिशनल फैक्टर हो सकता है वो चाहे इनऑर्गेनिक भी हो सकता है एंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर फ्लेवन या हीम फॉर एग्जांपल टाइटली बाउंड होंगे विद एंजाइम तो हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? इफ ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कोफैक्टर tightly बाउंडेड विद द एंजाइम जिसके साथ वो फंक्शन कर रहा है तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड है, अगर ऑर्गेनिक फैक्टर लूजली बाउंड होता है एंजाइम तो हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो एडिशनल फैक्टर कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, अगर वो टाइटली बाउंड है विद एंजाइम तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड इफ दैट कोफैक्टर इज लूजली अटैच्ड एंड लूजली बाउंडेड विद एंजाइम हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर और ये कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये कोएंजाइम बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये आपके पास केमिकल ग्रुप ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, कि एक एंजाइम से केमिकल ग्रुप जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके पास सेकंड एंजाइम में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपके पास केस कौन से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन है लाइक राइबोफ्लेविन है, thiamine है, folic acid है, ये they act as a coenzyme. These are the vitamins present in your body and they act as a coenzyme, means they are loosely attached with enzyme, they help enzyme to work it efficiently, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपके पास एंजाइम को एडिशनल फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत सारे एंजाइम है दे वर्क इन अ ग्रुप, वे आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वर्क करते हैं और अब एक पाथवे क्रिएट करते हैं, दैट पाथवे इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। कि आपके पास होता ये है कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट सेकंड एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करता है एंड इसी तरह रिएक्शन पास आउट, सेकंड का जो प्रोडक्ट है थर्ड एंजाइम उसको एज अ रिएक्टेंट के तौर पर यूज, सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करता है और उसको आगे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। सो दिस इज आपके पास एक सीरीज बनती है, एक ऑर्डर बनता है, एक चेन बनती है कि एक एंजाइम ने फंक्शन किया है, उसका प्रोडक्ट बना है, सेकंड एंजाइम उस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेके आगे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। जो आगे फिर सेकंड का जो प्रोडक्ट है थर्ड एंजाइम आगे सेकंड के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेके आगे उसको प्रोडक्ट बनाएगा, सो ठीक है। तो ये जो एक पूरा पाथवे बनते हैं हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। तो बहुत से एंजाइम हैं जो आपके पास मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू भी फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जो कि अगर आप एंजाइम में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास है यूजेज ऑफ एंजाइम, डेली लाइफ यूजेज, आपके पास एंजाइम कहाँ-कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होगा कि एंजाइम जो है वो आपके पास स्टार्च को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल शुगर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइक ब्रेड है, बन्स वगैरह है, ठीक है, जो आपका आप जो ब्रेड वगैरह यूज होती है। तो एंजाइम बेसिकली यूज होता है कि वो स्टार्च को वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और वो अगर सिंपल शुगर देना आपके पास यूज होती है ब्रेड और बन्स वगैरह में, ठीक है। तो वो जो ब्रेक डाउन है स्टार्च की इनटू सिंपल शुगर दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम आपके पास फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसके अलावा एंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मींस जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जो आपके पास फर्मेंटेशन वगैरह है, जो अल्कोहल प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास एंजाइम जो है वो क्या करता है स्टार्च एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और वो आगे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं आपके पास बाय यीस्ट बैक्टीरिया है और फॉर द फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता है, वो आगे उसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन है, इसके अलावा और बहुत से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है,
आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास ये होता है कि एंजाइम जो है ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी आपके पास यूज होते हैं, और जो है वो आपके पास एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी आपके पास यूज होते हैं। अच्छा, ये उबैदुर रहमान, बाकी सबको आवाज क्लियर जा रही है? तो ये आप अपना थोड़ा सा नेट का इशू देखें, वहां पे होगा, यहाँ पे इशू नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी। अच्छा, इसके बाद आपके पास एंजाइम जो है वो देन आपके पास यूज होता है पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। लाइक आपके पास एंजाइम जो है इट ब्रेक स्टार्च, यहाँ पे भी होता है लोअर विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, क्या आपको जो स्टार्च है दैट इज यूज्ड इन दी पेपर मेकिंग, तो वो जो स्टार्च होता है दैट इज वेरी विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए बेसिकली एंजाइम यूज होता है, ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो और वो आपके पास पेपर मेकिंग में वो आगे यूज हो सके, ठीक है। तो एंजाइम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पेपर इंडस्ट्री में भी। देन आपके पास एंजाइम इज आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, जो आप घरों में डिटर्जेंट्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है लाइक प्रोटीएज एंजाइम है दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ, अगर प्रोटीन स्टैंड ऑन योर क्लॉथ्स, आपके कपड़ों में कोई प्रोटीन का कोई दाग जैसे कोई दाग गया सालन वगैरह, उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होगी, तो वो आपके पास प्रोटीएज एंजाइम है दैट विल बी यूज्ड इन आपके पास रिमूविंग ऑफ दैट प्रोटीन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम जो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और फिर आपका वो यूज होगा। इसी तरह देन आपके पास है एमाइलेज एंजाइम है दैट इज यूज्ड इन डिश वॉशिंग, आपके पास ये है स्टार्च को, जो अगर कोई रेजिड्यू है या स्टार्च की कोई स्टेन है तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। और टू रिमूव जो आपके पास है एमाइलेज एंजाइम, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। So these are the some characteristics जो हमने पढ़ी है। देन आपके पास डिफरेंट यूजेज है एंजाइम की डेली लाइफ में। इसके बाद आगे जो है वो फैक्टर इफेक्टिंग तो नहीं है, जो आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो एनीवन हैज क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे, तो वो हैंड रेज करके मुझसे भी पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम। सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट मेरे पास आए हैं, ये मैं आपको रोज बताता हूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं क्लास आप वो अटेंड कर रहे हैं। तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैंने कल आपसे ये क्वेश्चनिंग करनी है। मैं आपको पढ़ाने से पहले, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने हर किसी से माइक ऑन करवा के और कैमरा भी ऑन करवा के मैं देखूंगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, और वो मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, ये याद रखें आपने। तो इसलिए इसको पढ़ लेने हैं जरा गौर से, ठीक है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।